Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place and you're keeping up with your schedule, your revision. Now as far as this particular lecture is concerned, ये articles आपके सामने हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे in detail. So let me give you a brief about कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं ताकि आपको पता हो कि जो आप अपना टाइम जहाँ लगा रहे हो क्या क्या टॉपिक्स आज आप कवर करके जाओगे. ओलिएंडर फ्लावर्स न्यूज़ में है, वाई दे आर इन न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी और फिर उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे. सारी बातें होंगी. तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स हैं, आज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं. सिकल सेल डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसा डिसीज़ है, क्यों होती है, क्या कारण है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, वो सब कुछ. ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कैसा अलायंस है, कब ये लॉन्च हुआ, क्या इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है, इसका मकसद क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी कंट्रीज़ और कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑलरेडी अग्रीड टू जॉइन द अलायंस. ठीक है. बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, बेसिक तो सबसे पहले यही बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय बायोफ्यूल. फिर देर आर डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ बायोफ्यूल, 1G, 2G, 3G, 4G, वो डिस्कस करेंगे. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये इस अलायंस के बारे में नोट मतलब यू कैन रेफर इट इन योर आंसर्स. सनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है, एनवायरनमेंट के सेक्शन से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. और हिंडोन रिवर दोनों एनवायरनमेंट डोमेन से है, तो इसके बारे में बात करेंगे. फिर हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, कैसा ये फंड है. और अच्छा, यहाँ पर ना आज हम साथ ही साथ, चलो हिंडोन रिवर लिखा हुआ है लेकिन मैं एनजीटी के बारे में भी इसी के साथ ही बात कर लूँगी, तो वो कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर लेंगे. ठीक है जी. हाँ, फिर मैं बात कर रही थी यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड के बारे में, कब ये इस्टेब्लिश हुआ, कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, और यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म के कुछ फैक्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों न्यूज़ में है ये, इंडिया ने भी कितना कंट्रीब्यूट किया है टू दिस फंड, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में है, तो ये डिस्कस करेंगे. ये कंप्लीट सेशन में ये सारे आर्टिकल्स होंगे फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से ये आर्टिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है जी. तो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस. कैसे कर सकते हो, बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. सेशन को शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी, एसएससी, कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो डू शेयर दी सेशंस ताकि वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो, राइट. कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी दे सकते हो. ये जो फूल आपको दिख रहा है, बहुत सुंदर सा पिंक कलर का फ्लावर आपको दिख रहा है, ये क्यों न्यूज़ में है. देखो, कॉन्टेक्स्ट ये है, पहले मैं आपको इस प्लांट के बारे में बताती हूँ. ये प्लांट बहुत मतलब वर्ल्ड के बहुत इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये ग्रो होता है, ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल में, टेम्परेट रीजन्स में. केरला के अंदर इसको अराली या कनविरम भी बोलते हैं. मैं आपको ये टर्म्स दिखा दूंगी, जस्ट अ सेकेंड. सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, लोकल लैंग्वेज में. ठीक है. और ये मतलब जैसे हाईवेज हो गए, बीचेस हो गए, तो वहाँ पर ये इसकी बहुत आपको एक ग्रोथ मिलेगी. एक नेचुरल फेंस की तरह भी एक्ट करते हैं अपनी डेंस ग्रोथ के चलते. बहुत ही सुंदर से ये फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं. तस्वीर भी आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लेकिन जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना उतना टॉक्सिक है. समझ रहे हो बात को. सो if ingested they can be toxic also. So unfortunately a young woman in Kerala passed away क्योंकि accidentally she chewed some oleander leaves. ठीक है जी. तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से. ये रिसेंट जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, इसके चलते 2 टेम्पल बोर्ड्स इन केरला जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर ही हैं, दे हैव डिसाइडेड कि दे विल बैन द यूज ऑफ ओलिएंडर इन टेम्पल ऑफरिंग्स, ताकि ऐसा कोई भी एक्सीडेंट दोबारा नहीं हो. सो 2 केरला गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल बोर्ड्स ने बैन कर दिया है यूज ऑफ ओलिएंडर इन टेम्पल ऑफरिंग्स. जब एक 24 साल की विमेन
शी डाइड आफ्टर एक्सीडेंटली च्यूइंग सम ओलिएंडर लीव्स। वो होता है ना कि जब आपको मंदिर से प्रसाद मिलता है, फूल मिलता है, तो अक्सर हम जो फूल पत्तियां हमें मिलती हैं, मतलब इट्स अ हैबिट कि हम उसको च्यू करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसी के चलते ये हुआ है और यहाँ पर फिर उसको मना किया है कि इसीलिए उसी के चलते ये टेम्पल ऑफरिंग्स में अब ये यूज़ नहीं हो, इसलिए इसका बैन किया है। नेरियम ओलिएंडर, जिसको ओलिएंडर और रोजबे भी बोलते हैं, एक प्लांट है जो कि कल्टीवेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। पूछेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स में ओनली? नहीं, ट्रॉपिकल में भी, सब ट्रॉपिकल में भी, टेम्परेट रीजन्स में भी। एक ड्रॉट टॉलरेंस के लिए अपने फेमस है। इट इज़ अ श्रब दैट इज ऑफन यूज फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड लैंडस्केप पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। केरला के अंदर इसको अराली या कनाविरम के नाम से जाना जाता है। हाईवेज और बीचेस पे, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, इट इज़ कॉमनली ग्रोन। ग्रीन फेंसिंग की तरह अलग अलग इसके कलर्स होते हैं, राइट। तो आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अंदर भी इस प्लांट को डिस्क्राइब किया गया है, बृहत्रय, राइट। तो चरक संहिता, आयुर्वेदिक टेक्स्ट जैसे बाकी और भी हैं, वो कंसीडर करते हैं उसके, मतलब वहाँ पर भी ये मेंशन्ड है अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के चलते कि चरक के अंदर इट इज प्रिस्क्राइब्ड कि द लीव्स ऑफ दिस वाइट फ्लावर्ड वेराइटी जो इसकी है वो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने स्किन कंडीशंस, अगर सीरियस स्किन एलर्जीज हैं, स्किन डिसीजेज हैं, तो उसका यूज़ वहाँ पर हो सकता है। लेप्रोसी में भी यूज़ हो सकता है, राइट। इवन आयुर्वेदिक फार्मासोपिया ऑफ इंडिया, दे मेंशन कि द ऑयल दैट इज मेड फ्रॉम द रूट बार्क ऑफ दिस प्लांट, वो आप बहुत से स्किन डिसीजेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है कि ये टॉक्सिक है। जो टॉक्सिसिटी आती है दैट कम्स फ्रॉम अ केमिकल, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है जी। सो दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इंक्लूडिंग ओलियंड्रिन, फॉलिनरिन, डिजिटॉक्सिजनिन, जिसके जो सारे के सारे ये प्रेजेंट होते हैं इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसके चलते यहाँ पर ओलियंडर्स जो है टॉक्सिसिटी के लिए भी मतलब बोला गया है। तो इफेक्ट्स ऑफ ओलियंडर टॉक्सिसिटी इंक्लूड डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, रैशेज हो सकती हैं, स्लो हार्ट बीट हो सकती है, एक्सट्रीम केसेस में जैसे अभी न्यूज़ में आया डेथ भी हो सकती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल बात कर रहा है सिकल सेल डिसीज के बारे में। 12 साल का लड़का यूएसए से पहला बना है वर्ल्ड के अंदर with sickle cell disease to become the first person in the world with sickle cell disease to begin a commercially approved gene therapy that may cure the condition। तो हमारे लिए यूपीएससी नहीं पूछेगी कि लड़का कहाँ का है और कितने साल का है, वो पूछेगी सिकल सेल डिसीज के बारे में। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे आर फ्लेक्सिबल, आपके ब्लड वेसल्स में वो आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन जब किसी को सिकल सेल डिसीज होता है तो ये जो आरबीसीज हैं दे आर सिकल शेप्ड। आप ये तस्वीर देखो, ये क्रिसेंट जैसे चंद्रमा होता है ना, मून शेप हो गया, ये इस शेप में जब हो जाते हैं तो क्या होता है, दे कैन नॉट मूव प्रॉपरली। तो जो ब्लॉकेज होती है ब्लड फ्लो की, उसकी वजह से, क्योंकि देखो पहले तो ब्लड फ्लो आराम से हो रहा है, लेकिन जब ये शेप ले लेगा, जो एबनॉर्मल आरबीसीज हो जाएंगे, वो ब्लड वेसल से दे विल आसानी से मूव नहीं करेंगे एज स्मूथली दे शुड डू, तो दे विल गेट स्टक, दे विल ब्लॉक द ब्लड फ्लो, जिसके चलते ऑर्गन डैमेज हो सकता है और बहुत सी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सिकल सेल डिसीज एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन को, ठीक है जी। तो एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इट इज मार्क्ड बाय फ्लॉड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन सबको पता है दैट कैरीज ऑक्सीजन टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हेमोग्लोबिन इज द मॉलिक्यूल इन द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के अंदर जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। जिनको सिकल सेल डिसीज होती है दे हैव अ टिपिकल hemoglobin molecule called hemoglobin S which can distort RBCs into a sickle। ऐसे बन गया, क्रिसेंट शेप्ड हो गई, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन की डिलीवरी जो होती है वहाँ पर एसिडी विल इंटरफेयर, ब्लड का फ्लो आसानी से नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो, पहले ये ब्लड का फ्लो आसानी से हो रहा था, अब यहाँ पर जब वो क्रिसेंट शेप्ड हो गया तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा ना आसानी से।
RBCs आर डिस्क शेप्ड, नॉर्मली फ्लेक्सिबल, कि वो आसानी से दे कैन मूव इजीली थ्रू द ब्लड वेसल्स. सिकल सेल डिसीज के अंदर वो सिकल शेप्ड की हो जाती हैं ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन. फिर उसके बाद ना ये बेंड होती हैं, ना ये इजीली मूव कर सकती हैं, एंड दे कैन ब्लॉक द ब्लड फ्लो टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. अब कारण क्या है ऐसा होने का? क्या कारण है? सिकल सेल डिसीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इनहेरिटेड डिसीज है. सो इट इज कॉज्ड बाय अ प्रॉब्लम विद द जीन, सिकल सेल जीन, डिफेक्टिव जीन. सो ये जो जीन है पेरेंट से बच्चों में आता है. So a person will have sickle cell disease only if they inherit 2 copies of this defective gene, one from the mother and one from their father. ठीक है? So a person will be born with SCD only if, ये टर्म पे स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट में डल जाएगा, और यूजुअली हम ये समझते हैं कि ओनली, मस्ट जैसी स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है. ठीक है? सो ओनली इफ 2 जीन्स आर इनहेरिटेड, एक मदर से और एक फादर से, तब भी ये होगा. यस. अर्ली स्टेज में तो आपको थकान होगी और अनीमिया, पेनफुल स्वॉलन हैंड्स होंगे, फीट, जॉन्डिस, बाद में फिर सीवियर पेन होगा, इन्फेक्शन होगा, ऑर्गन डैमेज, ये लेटर स्टेज में होता है. ट्रीटमेंट क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट. इट कैन क्योर सिकल सेल डिसीज, बट ये हर किसी के लिए ऑप्शन नहीं है. हाउएवर ट्रीटमेंट्स हैं दैट आर देयर आर अवेलेबल टू हेल्प, ताकि सिम्टम्स को मैनेज किया जा सके, कॉम्प्लिकेशंस कम हो, और यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल. तो रिसेंटली अभी जीन थेरेपी, इट हैज एमर्ज एज अनदर पोटेंशियल क्योर फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीज. इसमें क्या होता है? यू ऑल्टर द पेशेंट्स जीन्स ताकि आप उस डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर सको. और यूके रिसेंटली मेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जीन थेरेपी. Gene therapy. UK recently become the first country to approve gene therapy. ठीक है जी. लेकिन हाँ, फर्दर इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है टू मेक दिस ट्रीटमेंट वाइडली अवेलेबल, और हर कोई एक्सेसिबल हो और हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके. ठीक है जी. सब हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं. कौन सा अलायंस है ये? Global Fuel Alliance, Global Biofuel Alliance has adopted a work plan. Focus क्या है? On assessing country landscapes, drafting policy frameworks and conducting biofuel workshops. G20 समिट हुई थी दिल्ली में. इट वॉज, तब हमने पढ़ा था इसको, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को, बहुत न्यूज़ में आया था ये. क्योंकि इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग दैट 2023 G20 समिट इन न्यू दिल्ली. इट इज़ एन इनिशिएटिव लेड बाय इंडिया, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ग्रुप है, अलायंस है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनका मेन मकसद है प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायोफ्यूल्स. ठीक है? तो बायोफ्यूल के जो वर्ल्ड वाइड मेजर कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको साथ में लेकर आया जाए ताकि सब मिलकर काम करें ऑन एडवांसिंग द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ दीज फ्यूल्स. क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो मकसद इस अलायंस का यही है टू पोजीशन बायोफ्यूल एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रांजिशन. जॉब क्रिएशन में और कंट्रीब्यूट करे, इकोनॉमिक ग्रोथ में और कंट्रीब्यूट हो. तो रिसेंटली GBA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अडॉप्टेड अ वर्क प्लान जो फोकस कर रहा है ऑन असेसिंग द कंट्रीज लैंडस्केप्स जो कि बायोफ्यूल से जुड़ी हुई हैं, ड्राफ्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें. इस अलायंस के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो एक मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस है, गवर्नमेंट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं. लॉन्च्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ 2023 G20 समिट न्यू दिल्ली के अंदर हुई, मैंने बताया था ना उसकी लाइंस में. तो एक इनिशिएटिव है बाय इंडिया, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. GS पेपर 3 से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये.
बायोफ्यूल्स को एम इज टू पोजीशन बायोफ्यूल एज अ की टू द एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। बायोफ्यूल मार्केट को और बढ़ावा देना और एनहांस करना, मार्केट को स्ट्रेंथन करना, बायोफ्यूल के अंदर ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, ये इसका एक पॉइंट है बायोफ्यूल ट्रेड। बाय शेयरिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, पॉलिसी लेसन, योर एक्सपीरियंसेस, फिर उसके बाद ये अलायंस हेल्प करती है कंट्रीज को कि यू कम अप विद इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर इंप्लीमेंटिंग द बायोफ्यूल प्रोग्राम्स। टेक्निकल सपोर्ट, ऐसी कंट्रीज को जो कि एस्टैब्लिश कर रही हैं या इंप्रूव करना चाहती हैं अपने बायोफ्यूल प्रोग्राम्स को, उनको टेक्निकल सपोर्ट देना कि उनके पास नेसेसरी एक्सपर्टीज हो, रिसोर्सेज हो। और क्या है, ये अलायंस का मकसद है टू स्पीड अप द ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस, ये सब और लेकर आना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम करना, राइट। सो दिस अलायंस incentivizes the adoption of biofuels by promoting, basically they are setting standards, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स हैं उनको प्रमोट करना, सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना, ठीक है। एंड इट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ एक्सपर्टीज। तो एक सर्व करता है, मतलब वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंट्रीज इट सर्व एज। अभी हाल फिलहाल सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है। 24 कंट्रीज, 24 कंट्रीज और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है इस पर्टिकुलर अलायंस को। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट डाली जा सकती है। बायोफ्यूल क्या है? बायो मतलब लिविंग, है ना। बायोफ्यूल वो फ्यूल जो लिविंग से आ रहा है, फिर से ऐसा कुछ हो सकता है। इट इज अ फ्यूल दैट इज मेड फ्रॉम बायोमास, ऑर्गेनिक मटेरियल, बायो लिविंग प्लांट्स, एनिमल के वेस्ट से फिर आप ये बना रहे हो। फॉसिल फ्यूल्स की तरह नहीं। बायोफ्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस रिलेटिवली क्विकली देन कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। जैसे ऑयल जो हो रहा है, इट टेक्स मिलियन ईयर्स टू फॉर्म। बायोफ्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस क्विकली, रिलेटिवली। बायोफ्यूल्स की 4 जनरेशंस हैं, 1G, 2G, 3G, 4G। फर्स्ट जनरेशन, ये बायोफ्यूल्स बनते हैं फ्रॉम सोर्सेज लाइक शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल का फैट, यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, जैसे बायोडीजल हो गया, बायो अल्कोहल, बायोगैस। ये 1G के अंदर आता है। 2G के अंदर ये है फूड क्रॉप्स, सॉरी जैसे नॉन फूड। आप अगर जो 2G है ना, जैसे यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं शुगर को, स्टार्च से ले रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल से ले रहे हैं। बायोफ्यूल्स जो कि बनते हैं फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स या फिर वेस्ट बायोमास से, जैसे वीट के स्टॉक्स हो गए, कॉर्न के, वुड, राइट। तो दे यूज 2G, दे यूज मोर एडवांस टेक्नोलॉजी देन 1G। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स। थर्ड जनरेशन, they are produced from microorganisms like algae. And fourth generation, ये जो बायोफ्यूल्स हैं इनका मकसद है नॉट ओनली टू प्रोड्यूस सस्टेनेबल एनर्जी बट ऑल्सो हेल्प टू कैप्चर, टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक मोर एडवांस्ड अप्रोच है टू बायोफ्यूल प्रोडक्शन, जो कि सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे भी फोकस करती है। ठीक है जी, आगे बढ़े। हिंडौन रिवर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि भैया एडिशनल रिपोर्ट सबमिट करो ऑन द पोल्यूशन ऑफ हिंडौन रिवर। ये जो नदी है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना आपका होमवर्क है आज, यमुना रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना की। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर, लोअर शिवालिक रेंज में, वहां से ओरिजिनेट करती है। और रेन फेड रिवर है, काली रिवर, कृष्णा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हिंडौन रिवर की। ठीक है, यमुना रिवर को जाके जुड़ जाती है नोएडा के अंदर। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर, ड्यू टू दिस अर्बन
जो कि रिलीज हो रहा है इसके अंदर अभी इस टाइम पे, हिंडोन इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेच इन द गंगा बेसिन। 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाउंड जो हिंडोन का जो पोल्यूशन लेवल है वो इतना सीवियर हो गया है कि उसको डिक्लेयर कर दिया था एक डेड रिवर, अनफिट इवन फॉर बाथिंग इन सेवरल सेक्शंस ऑफ द रिवर। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो गया इसमें लेवल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करूं तो ये एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत ये ट्रिब्यूनल बनी, जिसका मैंडेट है कि इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हो केसेस का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन, जो भी अपील आई है, इट इज़ मैंडेटेड कि वो विद इन 6 months ऑफ द फाइलिंग ऑफ द सेम वो अपील की जो भी एप्लीकेशन है टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील 6 महीने के अंदर अंदर हो जाए काम। चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल सिटिंग न्यू दिल्ली के अंदर है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई के अंदर बाकी 4 प्लेसेस हैं जहाँ पर ट्रिब्यूनल की सिटिंग है। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, पता होना चाहिए। Tribunal is not bound by the procedure that is laid down under the Code of Civil Procedure 1908, but it is guided by the principles of natural justice. तो Code of Civil Procedure 1908 के अंदर जो procedures laid down, it is not bounded by that. जो principles of natural justice हैं उसके हिसाब से फिर ये अपने judgment देते हैं. It is guided by that. It has appellate jurisdiction to hear appeals as a court. ये सुनवाई ले सकती है। हाल फिलहाल एनजीटी ने रिसेंटली असम के चीफ सेक्रेटरी को कहा है टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑफिसर्स हु लेट पोलिंग स्टेशन, स्कूल्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन दी सोनई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस सेंचुरी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करी है, जिनके चलते हुई हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट एनजीटी ने मांगी है। ये जो सेंचुरी है एक प्रोटेक्टेड एरिया है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है असम की, वहाँ पड़ती है। इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ ग्रेट हिमालयन रीजन। क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसका। हॉट एंड ह्यूमिड समर्स होती हैं, हैवी समर रेन्स होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बाढ़ भी आ जाती है। सेंचुरी से बुरिदिंग रिवर क्रॉस करती है। नामचांग रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस रीजन में एंटर करती है और फिर बुरिदिंग रिवर को ज्वाइन करती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट मेनली आपको यहाँ पर पाए जाएंगे, और एलिफेंट, इंडियन बाइसन, राइनोसोर्स, वन हॉर्न राइनोसोर्स, लेपर्ड, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। हाल फिलहाल इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $5 लाख टू यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। रीअफर्मिंग अनवेवरिंग कमिटमेंट टू ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इससे पता चलता है कि मतलब वी आर कमिटेड टुवर्ड्स फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, कैसा फंड है ये? हाँ जी, 2009 में बना था एंड इट वॉज लेटर ट्रांसफर टू यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म 2017 में। कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें? सरकार, इंटर गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक फंड है, पूल ऑफ मनी, जिसमें जो भी इनिशिएटिव्स जो कि रिलेटेड टू काउंटरिंग टेररिज्म है उसको सपोर्ट करता है ये फंड। तो इस फंड के कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पसेस विद इन द UNOCT स्कोप। सो इसीलिए द कॉन्ट्रीब्यूशंस मे बी अनईयरमार्क्ड और ईयरमार्क्ड। अनईयरमार्क्ड का मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं दे कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस विद इन द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म स्कोप्स और फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स। इंडिया ने हाल फिलहाल $5 लाख कंट्रीब्यूट किए हैं टू दिस पर्टिकुलर फंड। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इट विल सपोर्ट काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम्स हैं इनका फोकस होता है ऑन हेल्पिंग कंट्रीज इन ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका, ताकि वो अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करें टू कॉम्बैट इश्यूज लाइक टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड द मूवमेंट ऑफ ट्रैवल ऑफ टेररिस्ट। रही बात यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म की,
15 जून 2017 को एस्टैब्लिश हुआ थ्रू द अडॉप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स लीडरशिप ऑन काउंटर टेररिज्म मैंडेट्स, enhance coordination. It works to enhance coordination among different entities who are involved in counter-terrorism efforts. Strengthen the delivery of United Nations counter-terrorism capacity building assistance to member states. So basically it works to improve this support, help that is provided by United Nations to member countries. Increase करना awareness को, improve visibility, advocacy, resource mobilization. और बेसिकली इंश्योर करना कि काउंटर टेररिज्म एक टॉप प्रायोरिटी रहे अक्रॉस द एंटायर यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ठीक है जी, ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई हो। स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलेंगे इन अदर लेक्चर। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। दिस इज योर मेंटर्स आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।